भारतवर्ष की धरा, जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां संस्कृति पल्लवित हुई, जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है, और इसी मिट्टी में जन्मे जनपद और महाजनपद, मगध की शक्ति, कौशल की समृद्धि, अवंती की वैभव गाथा और वत्स की वीरता, जहां विचारों से राज चलते थे और धर्म ही था शासन। फिर से खुलेंगे भारतवर्ष की गौरवशाली इतिहास के पन्ने, और सामने आएगा वो युग जब भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार था। यहीं से विश्व में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। महाजनपद, भारत के सनातन गौरव की अमर गाथा। इतिहास की गति किसी शांत नदी की तरह नहीं, बल्कि समुद्र के उन ज्वारों की तरह होती है जो पुराने किनारों को तोड़कर नए तट बनाते हैं। पिछले एपिसोड में हमने अवंतिका के उस दुखद अध्याय को देखा जहां सम्राट चंद्रप्रद्योत के महाप्रतापी युग का अंत हुआ। प्रद्योत के पुत्रों की आपसी कलह ने उस अभेद्य दीवार को गिरा दिया जिसे महासेन ने दशकों तक सींचा था। मगध के राजा शिशुनाग ने अवंतिका को पराजित किया और उज्जैन के राजप्रासाद पर मगध का ध्वज कटाया। लेकिन क्या यह अवंतिका का अंत था? नहीं, यह केवल एक महाजनपद का अंत था। यहाँ से शुरुआत होती है एक साम्राज्य के अंग के रूप में अवंतिका के नए अवतार की। आज के इस विशेष एपिसोड में हम उस 300 वर्षों के कालखंड की यात्रा करेंगे जिसमें अवंतिका ने मगध के क्रूर नंदों का शासन देखा, चाणक्य की कूटनीति का अनुभव किया और अंततः सम्राट अशोक के काल में शिक्षा, धर्म और व्यापार के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनर्जन्म लिया। यह कहानी है पराधीनता से परम वैभव तक के सफर की। शिशुनाग के बाद का अंधकार और नंदों का लौह शासन। जब शिशुनाग ने अवंतिका को जीता तो उसका उद्देश्य केवल भूमि हड़पना नहीं था। वह जानता था कि अवंतिका को जीते बिना आर्यावर्त पर एक छत्र राज असंभव है। शिशुनाग के बाद सत्ता आई नंद वंश के पास। महापद्म नंद, जिसे इतिहास का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, उसने अवंतिका के प्रति एक कठोर नीति अपनाई। नंदों का शासन लौह और रक्त की नीति पर आधारित था। महापद्म नंद ने अवंतिका के पुराने क्षत्रिय कुलों और सामंतों को पूरी तरह निर्मूल कर दिया ताकि भविष्य में विद्रोह की कोई गुंजाइश न रहे। उज्जैन, जो कभी स्वतंत्र निर्णयों का केंद्र था, अब पाटलिपुत्र के एक प्रांतीय मुख्यालय में बदल चुका था। नंदों ने यहां से भारी कर वसूलना शुरू किया। अवंतिका के प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, विंध्य के हाथी, मालवा का अनाज और कीमती पत्थर अब मगध की सैन्य मशीनरी को ईंधन दे रहे थे। इस दौर में अवंतिका की जनता ने पहली बार एक केंद्रीयकृत और निरंकुश शासन का अनुभव किया। लेकिन इसी काल में एक सकारात्मक बदलाव भी हुआ। मालवा का जुड़ाव सीधे मगध की समृद्ध अर्थव्यवस्था से हो गया। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो नंद और शुरुआती मौर्य काल में अवंतिका का आर्थिक महत्व उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता से कहीं अधिक बढ़ गया था। उज्जैन उस समय के दो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों का मिलन बिंदु था। पहला था उत्तरापथ, जो तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक जाता था। दूसरा था दक्षिणापथ, जो उत्तर भारत को गोदावरी के तटों और पैठण से जोड़ता था। मगध साम्राज्य का हिस्सा बनने का अर्थ था कि अवंतिका के व्यापारियों के लिए एक विशाल मुक्त व्यापार क्षेत्र का खुल जाना। उज्जैन के मलमल, लोहे के उपकरण, सुगंधित द्रव्यों की मांग अब बंदरगाहों से लेकर सुदूर उत्तर पश्चिम तक होने लगी। प्रद्योत काल के छिटपुट सिक्कों के स्थान पर अब मगध के काशार्पण ठप्पे वाले सिक्के उज्जैनी के बाजारों की मुख्य मुद्रा बन गए, जिससे व्यापार में स्थिरता आई। नंदों ने भले ही राजनीतिक दमन किया, लेकिन उन्होंने अवंतिका को एक वैश्विक बाजार का हिस्सा बना दिया था। चाणक्य की कूटनीति और चंद्रगुप्त का उत्कर्ष। 322 ईसा पूर्व के आसपास भारत की राजनीति में एक महातूफान आया। आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का सपना देखा तो उसकी रणनीति में अवंतिका का स्थान सर्वोपरि था। चाणक्य जानते थे
कि यदि यूनानी आक्रमणकारियों सेल्यूकस निकेटर को रोकना है और विंध्य के दक्षिण में साम्राज्य का विस्तार करना है तो उज्जैन को एक अभेद्य दुर्ग बनाना होगा। चंद्रगुप्त ने अवंतिका को मौर्य साम्राज्य के 4 मुख्य प्रांतों में से एक अवनति राष्ट्र का दर्जा दिया। यहाँ के प्रशासन के लिए मौर्यों ने एक विशेष व्यवस्था की। पाटलिपुत्र का सम्राट अपने सबसे भरोसेमंद राजकुमार को ही उज्जैन का आर्यपुत्र वायसराय बनाकर भेजता था। अवंतिका अब केवल एक जीता हुआ प्रदेश नहीं थी, बल्कि मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी राजधानी बन चुकी थी। चंद्रगुप्त के समय में ही यहाँ के किलों का जीर्णोद्धार हुआ और सुदर्शन झील जैसे सिंचाई कार्यों, जो हालांकि सौराष्ट्र में थे पर मालवा के व्यापार से जुड़े थे, ने इस पूरे क्षेत्र की कृषि का कायाकल्प कर दिया। सम्राट बिंदुसार और किशोर अशोक का उज्जैन आगमन। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार का शासन आया। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। लेकिन बिंदुसार यह भी जानते थे कि साम्राज्य का असली धन और स्थिरता उज्जैन में है। इसलिए उन्होंने अपने सबसे योग्य और उग्र पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल, गवर्नर नियुक्त किया। यह अशोक के जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ था। जब युवा राजकुमार अशोक उज्जैन की सीमाओं में प्रविष्ट हुए तो उन्हें आभास भी नहीं था कि यह नगरी उनके जीवन के दर्शन को बदल देगी। उज्जैन में अशोक ने लगभग 10 से 12 वर्ष बिताए। यहाँ उन्होंने प्रशासनिक बारीकियां सीखीं, युद्ध कला में निपुणता प्राप्त की और साथ ही अवंतिका की समृद्ध संस्कृति के रंग में रंगे। प्रेम, वैराग्य और विदिशा की देवी। उज्जैन के राज्यपाल के रूप में अशोक का कार्यकाल केवल युद्धों और कर वसूली तक सीमित नहीं था। यहीं इतिहास की एक कोमल प्रेम कहानी ने जन्म लिया। अपने प्रवास के दौरान अशोक जब विदिशा, जो अवंतिका प्रांत का ही हिस्सा था, से गुजर रहे थे तो उनकी भेंट वहां के एक धनी श्रेष्ठी व्यापारी की पुत्री देवी से हुई। देवी न केवल रूपवती थीं, बल्कि वे बौद्ध धर्म के प्रति गहरी आस्था रखती थीं। अशोक और देवी का विवाह हुआ। यह मिलन ऐतिहासिक था क्योंकि इसी वैवाहिक संबंध से महेंद्र और संघमित्रा का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उज्जैन की गलियों में घूमते हुए अशोक ने देखा कि कैसे चंड प्रद्योत ने इस नगरी को बनाया था। उन्होंने प्रद्योत की कूटनीति और अपनी शक्ति का सम्मिश्रण किया। कहा जाता है कि अशोक का शुरुआती चंड क्रूर स्वभाव इसी उज्जैन की धरती पर और प्रखर हुआ, लेकिन अंततः यहीं की शांति और देवी के प्रभाव ने उनके धम्म की नींव भी रखी। मौर्य काल में उज्जैन की भव्यता का वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज और बाद के साहित्यों में मिलता है। इस दौर में उज्जैन ऐसा दिखता था जैसे उज्जैनी के चारों ओर विशाल प्राचीरें, खाइयाँ थीं। क्षिप्रा नदी के जल को नियंत्रित कर नगर की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार उज्जैन का प्रशासन 5-5 सदस्यों की 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। ये समितियां विदेशियों की देखभाल, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, व्यापार, वाणिज्य, निर्माण की गुणवत्ता और करों की वसूली सुनिश्चित करती थी। अवंतिका इस समय तक केवल सैन्य शक्ति नहीं रही थी। यहाँ के आश्रम, गुरुकुल अब पाटलिपुत्र के नालंदा से भी बड़े ज्ञान केंद्र बन चुके थे। खगोल विज्ञान की जड़ें यहीं गहरी होने लगी थी। धर्म का महाकुंभ, अशोक का आध्यात्मिक रूपांतरण और उज्जैन। कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने भेरी घोष को धम्मघोष में बदला तो उसका सबसे गहरा प्रभाव अवंतिका पर पड़ा। अशोक ने उज्जैन को बौद्ध धर्म के प्रचार का मुख्य केंद्र बनाया। उज्जैन में अशोक ने अपनी पत्नी देवी के लिए एक विशाल स्तूप का निर्माण करवाया। ये उस समय के सबसे बड़े स्तूपों में से एक था। सांची का उदय। उज्जैन के निकट सांची, काकनाय में अशोक ने उस कालजयी स्तूप की नींव रखी जो आज विश्व धरोहर है। धार्मिक सद्भाव। यद्यपि अशोक बौद्ध हो गए थे, लेकिन अवंतिका की मिट्टी में रचे बसे सनातन धर्म और महाकाल की पूजा कभी बाधित नहीं हुई। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका काम यह सुनिश्चित करना था कि सभी संप्रदायों के बीच सद्भाव बना रहे। अवंतिका अब एक युद्ध राज्य से कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ चुकी थी। सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष, औषधालय
और विश्राम गृह, ये सब मौर्यकालीन अवंतिका की नई पहचान बन गए। पतन की पदचाप, कमजोर उत्तराधिकारी और शकों का आगमन। इतिहास का चक्र निर्दयी है। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य की नींव हिलने लगी। अशोक के उत्तराधिकारी कुणाल, दशरथ और संप्रति इतने विशाल साम्राज्य को संभालने में अक्षम थे। पाटलिपुत्र की सत्ता कमजोर होते ही साम्राज्य के दूर दराज के प्रांत स्वतंत्र होने लगे। अवंतिका, जो मौर्यों की रीढ़ थी, अब असुरक्षित महसूस करने लगी थी। उत्तर पश्चिम से यवन, यूनानी और फिर मध्य एशिया की बर्बर जनजातियां शक, सिथियंस भारत की ओर रुख कर रही थीं। अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता संभाली और शुंग वंश की स्थापना की। शुंगों ने उज्जैन को बचाने की पुरजोर कोशिश की। अग्निमित्र शुंग, पुष्यमित्र का पुत्र, को उज्जैन का राज्यपाल बनाया गया। कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम की पृष्ठभूमि इसी काल की है, लेकिन शुंगों की शक्ति भी सिमटती जा रही थी। अवंतिका के द्वार पर अब मौत और तबाही का तांडव करने वाले शक आक्रमणकारी दस्तक दे रहे थे। इतिहास केवल तिथियों का संग्रह नहीं होता, वह चेतावनी देता है। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के साथ ही मौर्य साम्राज्य का वह नैतिक और प्रशासनिक स्तंभ टूट गया जिस पर एक विशाल भूभाग टिका था। अशोक के बाद सत्ता संभालने वाले शासक कुणाल, दशरथ और संप्रति राज्य तो विरासत में पा गए, पर साम्राज्य को बांधे रखने वाली दृष्टि नहीं। पाटलिपुत्र अब आदेश देता था, पर उसका पालन नहीं होता था। प्रांतों के शासक स्वतंत्र निर्णय लेने लगे। सीमाओं पर तैनात सेनाएं संसाधनों की कमी से जूझने लगीं और राजकोष, जो कभी असीम लगता था, अब खाली होने लगा। अवंतिका, जो मौर्य साम्राज्य की पश्चिमी ढाल थी, अब स्वयं को अकेला महसूस करने लगी। उज्जैन की गलियों में वही प्रश्न गूंज रहा था, क्या केंद्र हमें बचा पाएगा? उत्तर पश्चिम से संकट और गहराया। यवनों के बाद अब मध्य एशिया से आ रही थीं वे जनजातियां जिनके लिए भारत कोई पवित्र भूमि नहीं, बल्कि विजय और लूट का मार्ग था। शक, ये आक्रमणकारी केवल तलवार लेकर नहीं आए थे, वे एक नई शक्ति, संस्कृति लेकर आए थे। तेज घुड़सवार सेना, अचानक आक्रमण और भय को हथियार बनाने की कला। इसी अस्थिरता के बीच मौर्य सत्ता का अंतिम दीप बुझ गया। अंतिम सम्राट वृहद्रथ की हत्या कर सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता संभाली। मौर्य युग समाप्त हुआ और शुंगों का आरंभ हुआ, पर यह आरंभ स्वयं एक रक्षात्मक संघर्ष था। शुंगों ने साम्राज्य नहीं, केवल विरासत बचाने की कोशिश की। उज्जैन को बचाने के लिए अग्निमित्र शुंग को वहां नियुक्त किया गया। इसी काल में जब सीमाओं पर तलवारें खिंची थीं, भीतर संस्कृति जीवित थी, जिसकी झलक हमें मालविकाग्निमित्रम में मिलती है। लेकिन इतिहास निर्दयी होता है। कला और प्रेम बिना शक्ति के दीवार नहीं बन पाते। शुंगों की सीमित सेना, कमजोर राजकोष और लगातार होते आक्रमण, इन सब के बीच अवंतिका अब अंतिम मोर्चा बन चुकी थी। और फिर उज्जैन के द्वार पर धूल उड़ाती हुई शक सेनाएं दिखाई देने लगीं। यह केवल एक और युद्ध की आहट नहीं थी, यह संकेत था कि अब भारत के पश्चिमी इतिहास का एक युग अपने अंतिम पन्ने लिखने वाला है। अवंतिका का मौर्य काल एक स्वर्ण युग की तरह था, जिसने इसे एक वैश्विक पहचान दी। लेकिन मौर्यों के पतन के बाद जो शून्य पैदा हुआ, वह भयावना था। शकों की अश्वारोही सेना मौर्यों की पारंपरिक हस्ती सेना पर भारी पड़ रही थी। सांस्कृतिक पहचान पर खतरा हो गया था। शक केवल लुटेरे नहीं थे, वे अपनी संस्कृति और शासन थोपना चाहते थे। इतिहास को अब तक ऐसे राजा की आवश्यकता थी जो न केवल एक महान योद्धा हो, बल्कि जिसमें भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का संकल्प हो। अवंतिका की धरती अब एक नए जन्म की प्रतीक्षा कर रही थी, एक ऐसा जन्म जो 57 ईसा पूर्व में एक नया संवत शुरू करेगा। मगध की छाया में अवंतिका ने 300 वर्षों तक शांति और समृद्धि का उपभोग किया। उसने चंद्रगुप्त की शक्ति देखी, चाणक्य की बुद्धि और अशोक का धम्म देखा। लेकिन नियति ने अवंतिका के भाग्य में एक और बड़ी परीक्षा लिखी थी। मौर्यों का पतन
और शकों का क्रूर आक्रमण उज्जैन की गलियां अब रक्त से भीगने वाली थी। मगर याद रखिए, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी भोर का सूरज निकलता है। अवंतिका की इसी त्रस्त जनता के बीच से, इसी धूप और धुएं से उदय होगा उस महानायक का, जिसका नाम सुनते भी आज भी हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। एक ऐसा राजा जिसने शकों को खदेड़कर शंकारी की उपाधि धारण की। अगले एपिसोड में जानिए शकों का आतंक और महानायक का उदय, सम्राट विक्रमादित्य की गर्जना। भारतवर्ष की धरा, जहां सभ्यता ने सबसे पहले आंखें खोली, जहां संस्कृति पल्लवित हुई, जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है, और इसी मिट्टी में जन्मे जनपद और महाजनपद, मगध की शक्ति, कौशल की समृद्धि, अवंती की वैभव गाथा और वत्स की वीरता, जहां विचारों से राज चलते थे और धर्म ही था शासन। फिर से खुलेंगे भारतवर्ष की गौरवशाली इतिहास के पन्ने, और सामने आएगा वो युग जब भारतवर्ष केवल एक भूमि नहीं बल्कि एक विचार था। यहीं से विश्व में सभ्यता और संस्कृति का विस्तार हुआ। महाजनपद, भारत के सनातन गौरव की अमर गाथा।